नमस्कार दोस्तों, तत्वबोधिनी जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं इस बीपीएससी मेंस इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 5 लेने वाला हूँ। इस लेक्चर में कृषि का पार्ट 3 होगा, ठीक है। और इस लेक्चर में भारतीय कृषि की लगभग सभी टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक करंट का संबंधित है, कुछ करंट से और कुछ योजनाएं, ठीक है। इसे आगे के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में भारतीय कृषि में जैविक खेती, जीएम फसल, भारत और बिहार में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र, ठीक है। और भारत में बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और भारत में बाजरा मिशन, ठीक है। ये करंट है और ये भी करंट है। इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। ये करंट और ये करंट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, भारतीय कृषि में जैविक खेती। इस टॉपिक में हम जैविक खेती क्या है, इसके क्या तत्व हैं, भारत में इसकी क्या स्थिति है, इसके क्या लाभ हैं, इसके क्या चुनौतियां हैं और इसके निष्कर्ष को देखेंगे, ठीक। जैविक खेती, जैविक कृषि एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य कृत्रिम रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता। इसके बजाय प्राकृतिक संसाधनों और विधियों का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखा जाता है और फसलों की सुरक्षा की जाती है। भारत में जैविक खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल है और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी उत्पाद प्रदान करती है। जैविक कृषि के प्रमुख तत्व। जैविक उर्वरक का उपयोग। जैविक खेती में जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट, हरी खाद का उपयोग किया जाता है जो मिट्टी की उर्वरता और जैविक तत्वों को बनाए रखते हैं, ठीक। और दूसरा नंबर इसमें है प्राकृतिक कीट नियंत्रण। कीटनाशकों के बजाय जैविक विधियों से कीट नियंत्रण किया जाता है जैसे नीम, गौमूत्र, लहसुन और मिर्च के अर्क का छिड़काव। इसके अलावा प्राकृतिक शत्रु जैसे पक्षी और परजीवी कीटों को भी कीट नियंत्रण में शामिल किया जाता है, ठीक। और थर्ड नंबर है फसल चक्र और मिश्रित फसलें। एक ही खेत में विभिन्न फसलें की खेती, मिश्रित फसल और फसल चक्र को अपनाया जाता है जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है और रोग और कीटों का प्रकोप कम होता है। चौथा, पशुधन प्रबंधन। जैविक खेती में मवेशियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गोबर और गौमूत्र जैसे उत्पाद जैविक खाद और कीटनाशकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं जिससे खेती की लागत भी कम होती है। पानी का संरक्षण। जैविक खेती में पानी के उचित उपयोग और संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। मल्चिंग और जैविक आवरण विधियों से मिट्टी में नमी बनाए रखी जाती है। अब इसमें भारतीय कृषि में जैविक खेती की स्थिति को देखते हैं। भारत में जैविक खेती का विकास 1990 के दशक में शुरू हुआ और यह धीरे धीरे एक मजबूत आंदोलन के रूप में उभरा। भारतीय जैविक उत्पाद की मांग सिर्फ घरेलू बाजार में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ी है। वर्तमान में भारत जैविक उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक है, खासकर यूरोप, अमेरिका और जापान जैसे देशों में। भारत में कई राज्यों में जैविक खेती को अपनाया जा रहा है। सिक्किम पहला राज्य है जो 100% जैविक राज्य घोषित किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, ये प्री के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला जैविक राज्य सिक्किम है, ऐसा राज्य है जो 100% जैविक राज्य घोषित किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और केरल भी जैविक खेती पर बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैविक खेती के लाभ। पहला, मिट्टी की उर्वरता में सुधार। जैविक खेती से भूमि की जैविक सामग्री में वृद्धि होती है जिससे मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है। दूसरा, स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद। जैविक विधियों से उत्पन्न फसलों में रासायनिक अवशेष नहीं होते जिससे ये उत्पाद स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित पोषक होते हैं। पर्यावरण संरक्षण। जैविक खेती में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती है और मिट्टी, पानी और वायु को प्रदूषण से बचाती है। बायोडायवर्सिटी का संरक्षण। जैविक खेती प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करती है। यह पारंपरिक फसलों और पौधों की प्रजातियों को भी संरक्षित करती है।
लागत में कमी, चूँकि जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता है, इसलिए किसान की लागत कम होती है। इसके अलावा स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग होता है। अब जैविक खेती की चुनौतियों को देखेंगे। ये चौथा आयाम है। कम उत्पादन। प्रारंभिक वर्षों में जैविक खेती में उत्पादन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना खेत करने की आदत डाल रहे होते हैं। ठीक है। प्रमाणीकरण की जटिलता। जैविक उत्पादों को प्रमाणीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जो एक लंबी और जटिल प्रक्रिया हो सकती है। इसके अलावा किसानों को समय और धन खर्च करने पड़ते हैं। बाजार की सीमाएं। हालांकि जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी भी इसे उचित मूल्य और बाजार नहीं मिल पाता है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। प्रारंभिक लागत। जैविक खेती की शुरुआत में कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है, जैसे कि जैविक खाद तैयार करना, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक चुनौती हो सकती है। ठीक है। और भारत में जैविक खेती को प्रोत्साहन, मतलब किस तरीके से सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा, इसे देखते हैं। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है, जैसे राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन, ठीक, फार्मिंग, या मिशन जैविक खेती के प्रशिक्षण, प्रमाणन और बाजार उपलब्ध कराने के लिए सहायता प्रदान करती है। दूसरा, परंपरागत कृषि विकास योजना। इसके तहत किसानों को जैविक खेती के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, ठीक है। इस योजना में विशेष रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। आप लोग कमेंट में बिहार में, ठीक है, कुछ योजनाएं का नाम बताएंगे जो इस जैविक खेती से संबंधित है। पहला तो यही है कि 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा भी और आप बताएंगे जो बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में जिसकी चर्चा है। अब इसके निष्कर्ष देखते हैं। भारतीय कृषि में जैविक खेती का महत्व बढ़ता जा रहा है। यह न केवल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और उपभोक्ताओं को स्वस्थ उत्पाद प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हालांकि इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए किसानों को उचित प्रशिक्षण, बाजार में पहुंच और सरकार की ओर से सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है। पहला जो टॉपिक है वो खत्म होती है। ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, जीएम फसल। इस टॉपिक में जीएम फसल क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसके क्या हानि है, जीएम फसल का भविष्य क्या हो सकता है, सरकार द्वारा किया गया प्रयास, इसके मतलब विकास में सरकार के द्वारा किया गया अभी तक के प्रयास को भी देखेंगे। और ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट मुद्दा हो जाता है। अब इसमें से पहला आयाम में देखते हैं जीएम फसल क्या होता है। जीएम फसलें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वे फसल होते हैं जिन्हें आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है ताकि उनमें विशेष गुण विकसित किए जा सके, जैसे कीट प्रतिरोधकता, रोग प्रतिरोधकता, सूखा सहनशीलता और अधिक पोषक तत्व। इसमें पौधों के डीएनए में नए जीन डाले जाते हैं जो पारंपरिक प्रजनन विधियों द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। उदाहरण के तौर पर बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, विटामिन ए युक्त। ठीक है। और इसमें हम जीएम फसल के फायदे को देखते हैं। पहला, उच्च उत्पादन। जीएम फसलें अधिक उत्पादन करने में सक्षम होती है, जिससे किसानों की उपज बढ़ती है। दूसरा, कीट और रोग प्रतिरोधकता। इसमें कीट और बीमारियों से बचाने की क्षमता होती है। इससे कीटनाशकों और रासायनिक दवाओं का कम उपयोग होता है। नंबर 3, जलवायु सहनशीलता। जीएम फसलें सूखा, अधिक गर्मी और सर्दी जैसे कठोर मौसम को भी सहन कर सकती है। 5वां, कम लागत। कीटनाशकों और उर्वरकों की कम आवश्यकता होने के कारण लागत घटती है और खेती अधिक लाभकारी होती है। 5वां, पोषण में सुधार। कुछ जीएम फसलें में पोषक तत्वों की अधिकता होती है, जैसे गोल्डन राइस में विटामिन ए की अधिकता, जो पोषण संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करती है। 6, जल संरक्षण। सूखा प्रतिरोधी फसलों से पानी की खपत कम होती है, जिससे जल संरक्षण होता है। अब जीएम फसलें के नुकसान को देखते हैं। पहला, पर्यावरणीय प्रभाव। जीएम फसलों के उपयोग से जैव विविधता कम हो सकती है, जिससे प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जीएम फसलें मनुष्य और जानवरों के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक रूप से नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। हालांकि अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। नंबर 3, प्राकृतिक फसलों पर प्रभाव।
जीएम फसलें के पराग से, मतलब ये परागण से प्राकृतिक फसलों में भी अनचाहा जीन प्रवेश कर सकता है, जिससे प्राकृतिक फसलों में विविधता प्रभावित हो सकती है। किसानों की निर्भरता। जीएम फसलों का पेटेंट बड़ी कंपनियों के पास होती है, जिससे छोटे किसान उनके बीजों पर निर्भर हो जाते हैं और बीजों की कीमत बढ़ सकती है। 5वां, पारिस्थितिक असंतुलन। कीट प्रतिरोधक फसलों से पर्यावरण में कुछ कीटों की संख्या घट सकती है, जो पारिस्थितिक असंतुलन पैदा कर सकती है। अज्ञात दीर्घकालिक प्रभाव। जीएम फसलों के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में अभी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिससे उनके उपयोग के भविष्य पर संदेह बना रहता है। जीएम फसलें का भविष्य क्या हो सकता है? पहला, विस्तारित प्रयोग। भविष्य में जीएम फसलें का उपयोग और अधिक बढ़ सकता है, विशेषकर विकासशील देशों में, जहां खाद्य सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा है। नए किस्म के जीएम फसलों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाया जा रहा है। दूसरा, नवाचार। वैज्ञानिक लगातार अधिक पोषक और रोग प्रतिरोधक जीएम फसलों का विकास कर रहे हैं, जिनसे खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार हो सके। नंबर 3, कठोर नियमन। सरकारें जीएम फसलों के उपयोग को लेकर सख्त नियमन लागू करेगी, ताकि पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं को दूर किया जा सके। चौथा, किसानों का सशक्तिकरण। जीएम फसलों के सही उपयोग किसानों की आय बढ़ाने और उनकी कृषि क्षमता को सुधारने में सहायक होगा, बशर्ते उचित जागरूकता और समर्थन उपलब्ध हो। 5वां, जैव विविधता और संरक्षण। जीएम फसलों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भविष्य में जैव विविधता संरक्षण के लिए नए कदम उठाए जा सकते हैं, ताकि पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। अब इसके जीएम फसलों के विकास में सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाती है। और इस टॉपिक को, जीएम फसल को, बायोटेक्नोलॉजी जो आ जाते हैं, इसे हम साइंस एंड टेक के पोर्शन में थोड़ा डिटेल से देखेंगे, इसके तकनीकी पक्ष को देखेंगे, और ये इकोनॉमी के दृष्टि से क्या इसके लाभ हो सकते हैं, क्या इसके हानि हो सकते हैं, इसे देखेंगे, सरकार के द्वारा अभी तक का किया प्रयास। भारत सरकार ने जीन संवर्धित फसलें के विकास, प्रशिक्षण और अनुमोदन के लिए कई कदम उठाए हैं। ठीक है, जीएम फसलों के उपयोग को लेकर सरकार की नीतियां मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरणीय सुरक्षा और किसानों के हितों के संतुलन पर आधारित हैं। नीचे जीएम फसलों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम दिए गए हैं। सबसे पहला, जैव प्रौद्योगिकी नियामक ढांचा। जीएम फसलों के विकास और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए भारत में एक सशक्त नियामक ढांचा स्थापित किया गया है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC या केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक समिति है, जो जीएम फसलों के परीक्षण और व्यावसायिक उपयोग को मंजूरी देती है। इसे में बायोसेफ्टी क्लियरेंस। किसी भी जीएम फसल को देश में वाणिज्यिक रूप से उपयोग करने से पहले बायोसेफ्टी परीक्षण और पर्यावरण प्रभाव का आकलन जरूरी है। ठीक है, ये वाली जो है GEAC, ये जो संस्था है, ये इसे व्यावसायिक उपयोग की मंजूरी देती है और ये इसका पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करती है, बायोसेफ्टी क्लियरेंस। ठीक है, अब इसके हम दो देखते हैं। बीटी कॉटन की मंजूरी। बीटी कॉटन, भारत सरकार ने 2002 में बीटी कॉटन को व्यावसायिक रूप से मंजूरी दी थी। यह पहला जीएम फसल था जिसे भारत में अनुमति दी गई थी। बीटी कॉटन कीट प्रतिरोधी होता है और इससे किसानों की उपज में वृद्धि हुई। दूसरा, जीएम सरसों DMH11 के लिए कदम। DMH11 जीएम सरसों, ठीक है, ये काफ़ी न्यूज में रहा था, ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे इसमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आए थे कि DMH11 किस प्रकार की फसल है। जीएम सरसों की व्यावसायिक उपयोग को लेकर अभी भी चर्चाएं चल रही है। GEAC ने इसकी अनुशंसा की है, हालांकि इस पर कोई पर्यावरण और किसान के संगठनों की आपत्तियां आई है। ठीक है, सरकार ने इस पर वैज्ञानिक और सामाजिक समीक्षा की प्रक्रिया को अपनाया है। चौथा, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन। सरकारी संस्थान और निजी कंपनियां। भारत सरकार ने कृषि अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अन्य संस्थानों को जीएम फसलों के विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता दी है। अनुसंधान केंद्र। कई सार्वजनिक और निजी अनुसंधान केंद्रों को जीएम फसलों के विकास और परीक्षण की अनुमति दी गई है, जैसा कि
ICAR के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय संस्थान। 5वां, परीक्षण और फील्ड ट्रायल्स। कृषि मंत्रालय की पहल, सरकार ने GM फसलों की फील्ड ट्रायल के लिए दिशा निर्देश बनाए हैं ताकि इनका पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव को देखा जा सके। फील्ड ट्रायल से पहले नियामक प्राधिकरणों से मंजूरी लेना आवश्यक है। परीक्षण स्थलों की निगरानी, सरकार परीक्षण स्थलों की निगरानी करती है ताकि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का सही आकलन किया जा सके। 6, जागरूकता अभियान और सार्वजनिक संवाद। जागरूकता अभियान, सरकार समय समय पर किसानों और आम जनता को GM फसलों के लाभ और संभावित खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाती है। अब परामर्श प्रक्रियाएं, GM फसलों के व्यावसायिक उपयोग को लेकर सरकार ने सार्वजनिक परामर्श और संवाद को प्रोत्साहित किया है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि सभी हितधारकों, किसान, वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, उपभोक्ता की राय को सुना जाए। 7वां, बायोसेफ्टी अधिनियम और दिशा निर्देश। राष्ट्रीय बायोसेफ्टी अधिनियम, सरकार ने जैव सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बायोसेफ्टी अधिनियम और नियम बनाए हैं। इसके तहत किसी भी नई GM फसल को व्यावसायिक रूप से लाने से पहले कठोर और परीक्षण और अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। 8वां, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR और पेटेंट कानून। पेटेंट अधिकार, सरकार ने बौद्धिक संपदा अधिकार IPR और पेटेंट कानूनों को ध्यान में रखते हुए GM फसलों के लिए भी एक उचित दिशा निर्देश बनाए हैं ताकि इनका गलत उपयोग ना हो और किसानों के अधिकार सुरक्षित रहे। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। GM फसलों का कृषि में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, लेकिन उनके लाभों के साथ साथ संभावित जोखिमों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। भविष्य में सही नियमन और जागरूकता के साथ GM फसलें खाद्य सुरक्षा, पोषण सुधार और जलवायु परिवर्तन की अनुकूलन में एक अहम भूमिका निभा सकती है। ठीक है, ये टॉपिक खत्म होता है। अब इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है, भारत व बिहार में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें देखेंगे भारत में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र, इसके बाद बिहार में देखेंगे और दोनों का महत्व एक साथ देख लेंगे। पशुपालन क्षेत्र को सबसे पहले देखते हैं। भारत में पशुपालन एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है। भारत में लगभग 10-70% ग्रामीण परिवार किसी न किसी रूप में पशुपालन से जुड़े हुए हैं। यह कृषि के बाद ग्रामीण रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है और विशेष रूप से महिलाओं के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में पशुपालन की स्थिति, दुनिया का सबसे बड़ा पशुधन संख्या। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा पशुधन लाइव स्टॉक है। यहाँ पर गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर और मुर्गी पालन व्यापक तौर पर किया जाता है। दूध उत्पादन में अग्रणी, भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। 2021-22 में भारत ने लगभग 209.96 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया है। आर्थिक योगदान, पशुपालन का भारतीय GDP में लगभग 4 से 5% का योगदान है। यह ग्रामीण और घरेलू आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकारी योजनाएं, भारत सरकार ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और गोकुल मिशन। ये गोकुल मिशन हाल के वर्षों में ही चलाया गया है। अब डेयरी क्षेत्र को देखते हैं भारत के। व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति। 1970 के दशक में भारत में श्वेत क्रांति शुरू की गई थी जिसने दूध उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव लाया। इसका नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया और इससे सहकारी डेयरी उद्योग का विकास हुआ। अमूल मॉडल, गुजरात के आनंद जिले में शुरू हुए अमूल मॉडल को पूरे देश में अपनाया गया, जिससे किसानों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई और दूध उत्पादन में वृद्धि हुई। डेयरी प्रसंस्करण, दूध के प्रसंस्करण अब छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक विस्तारित हो चुका है, जहां विभिन्न डेयरी उत्पाद जैसे मक्खन, घी, पनीर और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। अब देखेंगे कि बिहार में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की स्थिति। अब बिहार में पशुपालन देखते हैं। पहला होता है आर्थिक महत्व। बिहार में पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ विशेष रूप से गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी पालन प्रमुखता से किया जाता है। पशुपालन बिहार के गरीब और छोटे किसानों के लिए आय का एक मुख्य स्रोत है। बकरी पालन, बिहार में बकरी पालन विशेष रूप से लोकप्रिय है और यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसका अहम योगदान है। इसके अलावा मुर्गी पालन, सूअर पालन भी बढ़ रहा है। मत्स्य पालन इसमें आ जाएंगे। ठीक है,
सरकारी योजनाएं। बिहार सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई है। इसमें पशुधन बीमा योजना, पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रमुख हैं। अब पशुपालकों को मदद करती है। 7 निश्चय 2 में भी सबके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, उसमें पशुधन भी आएंगे। अब डेयरी क्षेत्र को देख लेते हैं। सहकारी डेयरी संघ। बिहार में सहकारी डेयरी संघों का एक अच्छा नेटवर्क है, जिसमें सबसे प्रमुख कॉम्फेड, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, जो सुधा डेयरी ब्रांड के तहत काम करता है या राज्य के दूध उत्पादन और वितरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, दूध उत्पादन। बिहार में दूध उत्पादन की वृद्धि हो रही है और यह राज्य उत्तर भारत में दूध उत्पादक राज्यों में से एक है। बिहार 2022 तक दूध उत्पादन लगभग 10.5 मिलियन टन था। सुधा डेयरी बिहार का प्रमुख डेयरी ब्रांड है, जो राज्य में दूध और अन्य डेयरी उत्पादों की आपूर्ति करता है। यह न केवल राज्य में बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी उत्पाद वितरित करता है। बिहार में चुनौतियां और संभावनाएं क्या चीज़? पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के। ठीक। चुनौतियां, कम उत्पादकता। बिहार में पशुधन की उत्पादकता कम है, विशेष रूप से गायों और भैंसों का दूध उत्पादन राष्ट्रीय औसत से कम है। सुविधाओं की कमी, पशु स्वास्थ्य सेवाओं, उचित पोषण और डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी भी बड़ी चुनौतियां हैं। संगठनात्मक समस्याएं, छोटे किसानों और पशुपालकों के लिए संगठित बाजार और अनुपलब्धता और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच एक समस्या है। फिर अवसंरचना की भी कमी है। अब इसके संभावनाएं को देखते हैं। श्वेत क्रांति के लिए संभावना। बिहार में डेयरी उद्योग के लिए अपार संभावनाएं। सही नीति, संसाधन और सहकारी मॉडल के साथ राज्य दूध उत्पादन और डेयरी प्रसंस्करण में और अधिक प्रगति कर सकता है। सरकारी सहायता, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं और वित्तीय सहायता से इस क्षेत्र में विकास की और अधिक संभावनाएं बन सकती है। बाजार का विस्तार, बिहार के डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड चेन और प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना से राज्य के किसानों को अच्छा बाजार मिल सकता है। ठीक है। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र भारत और बिहार दोनों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र है। बिहार में अभी भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन सही नीतियों और संसाधनों के साथ इस क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। ठीक है। अब हम तीसरा टॉपिक समाप्त हो गए। अब हम चौथा टॉपिक देखते हैं। भारत में बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 काफ़ी इम्पोर्टेंट था। यूएन का वर्ष भी कहा जाता था, जो अभी रोम में समाप्त हुआ, इटली रोम में। करंट का क्वेश्चन है। ठीक है। और भारत में इसी के लिए बाजरा मिशन भी चलाया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। ये करंट का काफ़ी हॉट टॉपिक है। ठीक है। बाजरा के लिए मोटा अनाज। भारत में बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है, जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर बाजरा जैसे पारंपरिक और पोषक अनाजों को बढ़ावा देना है। इस पहल का नेतृत्व भारत ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप बाजरा को वैश्विक स्तर पर अधिक मान्यता मिली है। बाजरा एक पोषक अनाज है जो भारत की परंपरागत कृषि का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। भारत में बाजरा उत्पादन और खपत हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। बाजरा क्या है? बाजरा मिलेट एक प्रकार का अनाज है, जिसे सूखा प्रतिरोधी और कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों के रूप में जाना जाता है। यह उष्णकटिबंधीय और अर्ध उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार के बाजरा उगाए जाते हैं, जैसे ज्वार, मतलब ये मोटे अनाज बोल सकते हैं। ठीक है। रागी, बाजरा, कोदो, सावा और चेना। ठीक है। अब भारत में बाजरा का महत्व को देखते हैं। पोषण का स्रोत, बाजरा में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह ग्लूटेन मुक्त होते हैं, जिससे यह स्वस्थ आहार के रूप में उपयोगी हैं। यह कुपोषण और पोषण संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक है। पर्यावरण अनुकूल, बाजरा कम पानी, कम उर्वरक और कम कीटनाशकों की आवश्यकता वाली फसल है। यह सूखा प्रतिरोधी है और कठिन जलवायु परिस्थितियों में भी अच्छी उपज दे सकता है। इससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फसल माना जाता है। आर्थिक लाभ, बाजरा उगाने से छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से लाभ मिलता है, क्योंकि इसकी खेती में कम लागत आती है और यह अल्प संसाधनों में भी अच्छी उपज देती है।
स्वास्थ्य लाभ, बाजरा में उच्च मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन में बेहतर बनाने के लिए मोटापा, मधुमेह और हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। भारत द्वारा बाजरा को बढ़ावा देने की पहल। भारत ने बाजरा मिशन और अन्य योजनाओं के माध्यम से बाजरा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने बाजरा को पोषण अभियान के हिस्से के रूप में शामिल किया है। इसे आंगनबाड़ी, मिड डे मील और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है बाजरा मिशन के जरिए। अब हम इसी में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्देश्य। अब जैसे यहाँ पर भारत का बाजरा मिशन आया, इसे हम अलग टॉपिक के जरिए देखेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट बीपीएससी मेंस में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बाजरा मिशन पर लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्देश्यों को देखते हैं। बाजरा की वैश्विक पहचान। इस वर्ष का उद्देश्य बाजरा के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। बाजरा की खपत को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के बीच बाजरा की खपत को प्रोत्साहित करना, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां लोग इस पोषक अनाज से कम परिचित हैं। नंबर 3, किसानों को लाभ। किसानों को बाजरा की खेती के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें इस फसल की नई तकनीकों और बाजारों से जोड़ना है। अनुसंधान और विकास। बाजरा की उन्नत किस्म और कृषि पद्धतियों के विकास के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। अब देखते हैं भारत का बाजरा मिशन। बाजरा मिशन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य बाजरा जैसे पारंपरिक और पोषक अनाजों को बढ़ावा देना है। बाजरा को उगाने और इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यह मिशन शुरू किया गया था ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो, पोषण को बढ़ावा मिले, देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। बाजरा जैसे सुपर फूड, इसे सुपर फूड की संज्ञा दी जाती है, के रूप में भी जाना जाता है। सूखा प्रतिरोधी और कम पानी की आवश्यकता वाली फसल है जो पर्यावरणीय दृष्टि से भी फायदेमंद है। अब बाजरा मिशन के उद्देश्य को देखते हैं। बाजरा की खेती को बढ़ावा देना। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य किसानों को बाजरा उगाने के लिए प्रोत्साहित करना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां जलवायु कठिन है और अन्य फसलों उगाना मुश्किल होता है। जहां अन्य फसल जैसे अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में बाजरा अधिक मात्रा में उपज होता है। पोषण सुरक्षा। बाजरा में पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है जैसे फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। इस मिशन के जरिए बाजरा को लोगों को दैनिक आहार में शामिल करने के लिए जागरूकता फैलाता है जिससे कुपोषण की समस्या को हल किया जा सकता है। मतलब खाद्य सुरक्षा तो सुनिश्चित है ही, साथ में इससे पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। किसानों की आय में वृद्धि। फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, किसानों की आय में वृद्धि। बाजरा एक कम लागत वाली फसल है जिसे सीमित संसाधनों में उगाया जा सकता है। बाजरा की खेती से छोटे और सीमांत किसानों को अपनी आय बढ़ाने का मौका मिलता है जिससे उनका जीवन स्तर सुधरता है। खाद्य सुरक्षा। बाजरा एक टिकाऊ और जलवायु अनुकूल फसल है जो देश में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है। यह सूखे और कठिन समय में भी उपज दे सकती है जिससे अनाज में कमी को रोका जा सकता है। बाजरा का मूल्य संवर्धन। बाजरा से बने उत्पादों जैसे कि बाजरे की आटा, स्नैक्स और अन्य खाद्य पदार्थों का बाजार विकसित करना, इससे किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा और उपभोक्ताओं के स्वस्थ विकल्प प्राप्त होंगे। अब बाजरा मिशन के तहत किए जा रहे हैं प्रमुख प्रयास। फसल विविधता। किसानों को बाजरा की विभिन्न किस्मों जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, कोदो, सावा उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे उनकी फसल विविधता बढ़े और जोखिम कम हो। प्रशिक्षण और जागरूकता। किसानों को आधुनिक, जैविक और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे वे बाजरा की खेती को अधिक कुशलता से कर सकें। नंबर 3, सरकारी योजनाओं में शामिल करना। भारत सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम और आंगनबाड़ी कार्यक्रम में बाजरा को शामिल किया है जिससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान किया जा सके। बाजरा के प्रचार और बाजार। बाजरा उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रसारित किया जा रहा है जिससे किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सके। अनुसंधान और विकास। बाजरा की उन्नत किस्मों को विकसित करने और खेती के तरीकों में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास पर जोर दिया जा रहा है जिससे फसल उत्पादन बढ़ सके। बाजरा मिशन के लाभ। सबसे पहले पर्यावरणीय स्थिरता देखते हैं। बाजरा की खेती पर्यावरण के अनुकूल होती है।
इसे कम पानी की आवश्यकता होती है, या सूखा प्रतिरोधी फसल है जिससे जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बना रहता है। दूसरा, कुपोषण की रोकथाम। बाजरा में उच्च मात्रा में फाइबर, विटामिन, खनिज होते हैं जो कुपोषण से लड़ने में मदद करता है। बाजरा को नियमित सेवन से स्वास्थ्य संबंधी लाभकारी होता है। सामाजिक आर्थिक लाभ। बाजरा मिशन छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। बाजरा की खेती कम लागत में भी की जा सकती है जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। खाद्य सुरक्षा। बाजरा सूखे और अन्य कठिन जलवायु परिस्थितियों में भी उपज देने में सक्षम है जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। अब देखते हैं भारत में बाजरा मिशन के प्रमुख राज्य। भारत में बाजरा की खेती मुख्य रूप से राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में की जाती है। ये राज्य बाजरा उत्पादन में अग्रणी है और सरकार इन राज्यों में बाजरा मिशन को विशेष रूप से लागू किया है। अब इसके निष्कर्ष देखते हैं। बाजरा मिशन भारत में कृषि और पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस मिशन से न केवल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाजरा का उत्पादन बढ़ाने और इसे लोगों के दैनिक आहार में शामिल करने के लिए किए जा रहे प्रयास भारत की खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने में सहायक है। भारत में बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 देश में पारंपरिक और पोषक अनाज बाजरा को एक नई पहचान देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल न केवल किसानों के लिए फायदेमंद है बल्कि यह एक टिकाऊ और स्वास्थ्यवर्धक आहार के रूप में बाजरा की महत्ता को भी बढ़ाता है। ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। अब दूसरा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, 5वां टॉपिक, ठीक है, जो करंट का है, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना करंट के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ज़्यादा आने की चांसेस है लेकिन मैंने इसे लॉन्ग में लिखा है, आप इसे कटौती इसमें कर सकते हैं, ठीक है। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसे प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना PMBJP के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में किसानों को सभी प्रकार के उर्वरकों की एक समान गुणवत्ता और ब्रांडिंग के तहत उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके तहत सभी उर्वरक कंपनियों द्वारा निर्मित उर्वरकों को एक ही नाम भारत ब्रांड के तहत बेचा जाएगा, ठीक है। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के उद्देश्य, समान ब्रांडिंग और गुणवत्ता। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी किसान को एक ही ब्रांड और गुणवत्ता का उर्वरक मिले, चाहे वे देश के किसी भी कोने में हो। इससे गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं होगा और किसानों को भरोसेमंद उत्पाद प्राप्त होंगे। दूसरा, उर्वरक वितरण में पारदर्शिता। इस योजना से उर्वरक वितरण में पारदर्शिता आएगी और कालाबाजारी व भ्रामक ब्रांडिंग की समस्या को रोका जा सकेगा। लागत में कमी, इससे उर्वरक कंपनियों द्वारा ब्रांडिंग, विज्ञापन और मार्केटिंग पर होने वाले खर्च में कमी आएगी जिससे किसानों को उर्वरक सस्ती दरों पर मिल सकेगी। चौथा, सरकारी सब्सिडी का सही उपयोग। चूँकि सरकार ने उर्वरकों पर सब्सिडी देती है, इस योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सब्सिडी के सही उपयोग हो और किसानों को इसका पूरा लाभ मिले। योजना के तहत उर्वरकों की ब्रांडिंग, सभी उर्वरक कंपनियों द्वारा निर्मित उर्वरक अब एक ही ब्रांड भारत ब्रांड के तहत बेचे जाएंगे। भारतीय यूरिया मतलब भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP, यहाँ भारतीय लिखा गया लेकिन भारत नाम से होगा, MOP और भारतीय NPK जैसे नामों से उर्वरक उपलब्ध होंगे। पैकेजिंग पर उर्वरक विशिष्ट जानकारी के साथ भारत ब्रांड लोगो अनिवार्य होगा। अब एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के लाभ को देखेंगे। किसानों के लिए सुविधा, अब किसानों को विभिन्न ब्रांडों के उर्वरक चुनने में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें एक ही ब्रांड में सभी प्रकार के उर्वरक मिलेंगे जिससे उनका काम आसान हो जाएगा। दूसरा, कृषि उत्पादन में सुधार, सभी किसानों को एक ही समान गुणवत्ता का उर्वरक मिलने से कृषि उत्पादन में सुधार होगा क्योंकि वे बेहतर उर्वरक का उपयोग कर सकेंगे। तीसरा, किसानों की लागत में राहत, इस योजना से किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक मिल सकेगा क्योंकि उन्हें उर्वरक कंपनियों द्वारा ब्रांडिंग और विज्ञापन पर खर्च कम हो जाएगा।
अब इसके चौथा फ़ायदा देखते हैं, सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता। इस योजना के तहत सब्सिडी की राशि सीधे किसानों तक पहुंचाई जाएगी और बीच में किसी भी तरह के अनियमितता की संभावना कम होगी। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की चुनौतियाँ। अब इसके कुछ चुनौतियाँ भी हैं। प्रतिस्पर्धा में कमी, चूँकि सभी कंपनियाँ एक ही उत्पाद अब एक ही ब्रांड के तहत बेचे जाएंगे, इससे प्रतिस्पर्धा में कमी आ सकती है और कुछ कंपनियों को नुकसान हो सकता है। स्थानीय ज़रूरतों की अनदेखी। भारत के विभिन्न हिस्सों में मिट्टी और फसलें की ज़रूरतें अलग अलग होती है। ऐसे में एक ही प्रकार का उर्वरक सभी किसानों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। किसी में ज़्यादा यूरिया की कमी होती है, किसी मिट्टी में अधिक यूरिया की आवश्यकता होती है, किसी में कम। ठीक है, उस आधार पर इस पॉइंट को समझ सकते हैं। प्रभावी क्रियान्वयन। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार और उर्वरक कंपनियों के बीच तालमेल की आवश्यकता होगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी किसानों तक समय पर उर्वरक पहुंच सके। निष्कर्ष, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना भारतीय कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक प्रदान करना और उर्वरक वितरण प्रणालियों में पारदर्शिता लाना है। हालांकि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे सफल बनाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन यदि सही तरीके से लागू किया जाता है तो यह योजना किसानों की समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अब आगे के जो लेक्चर 6 होंगे, ठीक है, उसमें इसके आगे का टॉपिक देखेंगे, जैसे खाद्य सुरक्षा आ सकता है। अब जब खाद्य सुरक्षा आ जाएगा तो इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को देखेंगे। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बाद एमएसएमई को देखेंगे। ठीक है, एमएसएमई के बाद फिर उद्योग को देखेंगे। तो एक क्रमबद्धता, इकोनॉमी में क्रमबद्धता की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है और इसके सभी आयामों को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आज के लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आपका दिन शुभ हो।